हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 22 कवर किया था एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 23 which deals with prohibition of traffic in human beings and forced labor. Basically, this article is covered under the heading right against exploitation. ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर कवर हो रहा है और आज हम आर्टिकल 23 को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल आपका इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज आप इसकी इंटरलिंक कर सकते हैं इसको आईपीसी के प्रोविजन से। आईपीसी के अंदर पार्ट सी जो है आपका, जिसमें चैप्टर 16 आता है, चैप्टर 16 के अंदर प्रोविजंस है 359 टू 374, जिसमें आप प्रोस्टिट्यूशन और अनलॉफुल फोर्स्ड लेबर उनसे डील करते हो और प्रोस्टिट्यूशन से ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स से डील करते हो, जिसमें आपके सेक्शंस हैं 370, 370A, 371, 374 एंड 366A, 366B, 372, 373। ये सारे प्रोविजंस प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, अनलॉफुल कंपल्सरी फोर्स्ड लेबर, इन सब से डील करते हैं। तो आप उनसे आईपीसी में इनको लिंक कर सकते हैं इस आर्टिकल को। So this article is also very important. So I'm reading this for you. We are dealing with the introduction. Article 23 and 24, though fundamental rights, lay dormant for almost 32 years after the Constitution came into force, and there was hardly any significant judicial pronouncement concerning these constitutional provisions. Since 1982, these articles have assumed great significance and have become potent instruments in the hands of the courts to ameliorate the pitiable condition of the poor in the country. Article 23 and 24 जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहे हैं 32 ईयर्स तक, ठीक है, और इनकी कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी इनके रिगार्डिंग ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब और ये पीटीएबल कंडीशन ऑफ द पुअर से डील करते हैं, ठीक है। इसमें दो क्लॉजेज हैं, जब आप अपने बैरक में इसको देखेंगे तो इसमें दो क्लॉजेज मेंशन्ड है। क्लॉज 1 को हम डील कर रहे हैं। क्लॉज 1 सेज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. ठीक है, तो क्लॉज 1 में आपकी 3 बातें प्रेस्क्राइब करी गई है। 3 अनसोशल प्रैक्टिसेस, एक तो बेगार हमने पढ़ा, एक ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा और एक फोर्स्ड लेबर, हमने 3 वर्ड्स पढ़े, ठीक है। इनको हम डील कर रहे हैं। A significant feature of Article 23 is that it protects the individual not only against the state but also against private citizens. Like कोई भी प्राइवेट सिटीजन हो या स्टेट खुद हो, अगर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं या बेगार कर रहे हैं या अनलॉफुल कंपल्सरी फोर्स्ड लेबर कर रहे हैं, तो प्राइवेट सिटीजन भी लायबल है उस ऑफेंस के लिए और स्टेट भी लायबल है। इन द नेक्स्ट स्लाइड, most of the fundamental rights operate as limitations on the power of the state and impose negative obligations on the state not to encroach on individual liberty, and the rights are only enforceable against the state. But there are certain fundamental rights which are enforceable against the whole world. Example, Article 17, 23 and 24. Article 23 is not limited in its application against the state but strikes at such practices wherever they are found, and thus the sweep of Article 23 is wide and unlimited. इस आर्टिकल को वाइड एंड अनलिमिटेड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू अस नॉट ओनली अगेंस्ट दी स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट दी प्राइवेट सिटीजन्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि आर्टिकल 17 भी आपको प्राइवेट सिटीजन्स के अगेंस्ट अवेलेबल होता है जो अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स वैसे भी हमको स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होता है कि अगर आप स्टेट आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। यही एक बेसिक इसमें एक्सप्लेनेशन में मेंशन है इस पैरा में। फर्स्ट इज बेगार। बेगार को हमने अबॉलिश किया है। द टर्म बेगार मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट एनी पेमेंट। बेगार इज लेबर और सर्विस विच अ पर्सन इज फोर्स्ड टू गिव विदाउट रिसीविंग एनी रेम्यूनरेशन फॉर इट. The practice was widely prevalent in the erstwhile princely states in India before the advent of the Constitution. It was a great evil and has therefore been abolished through Article 23
क्लॉज 1। बेगार का मतलब होता है कि आप बिना पेमेंट के आप कंपलसरी फोर्स्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, इसमें कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आज भी ऑफिसर्स जो ग्रेड 1 ऑफिसर्स होते हैं और गजेटेड पोस्ट पे ऑफिसर्स जो होते हैं अपॉइंट, वो क्या करते हैं, जो उनके अंडर कांस्टेबल्स और ये सब जो होते हैं, जो एकदम लोअर लेवल के जो स्टाफ के अंदर पर्सन्स होते हैं, उनसे अपने घर के काम वगैरह सब करवाते हैं, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बेगार, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि अगर वो घर के काम कर रहे हैं और उनको बिना पेमेंट के, क्योंकि जो ऑफिसर्स उनको अपॉइंट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं गवर्नमेंट के अंदर, बस उनको घर के काम करवाने के लिए और सुबह शाम का जो भी उनके हाउस होल्ड वर्क्स है उनमें हेल्प हो जाए, तो वो उस चीज में लेते हैं, तो यू कैन कंसिडर दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ बेगार, ठीक है। Withholding of pay of a government employee as a punishment has been held to be invalid in view of Article 23, which prohibits begar. To ask a man to work and then not to pay him any salary or wages savors of begar. It is a fundamental right of a citizen of India not to be compelled to work without wages. ये एक फंडामेंटल राइट है एक इंडियन सिटीजन का कि वो बिना पेमेंट के कहीं भी काम ना करे, otherwise it can be considered as begar. In next slide we are dealing with traffic in human beings. The expression traffic in human beings, commonly known as slavery, implies the buying and selling of human beings as if they are chattels, and such a practice is constitutionally abolished. Traffic in women for immoral purpose is also covered by this expression, ठीक है। women की जो trafficking होती है इमोरल पर्पसेस के लिए, वो भी इस आर्टिकल के अंदर कवर्ड है। थर्ड पॉइंट इज फोर्स्ड लेबर. द वर्ड्स अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर इन आर्टिकल 23 क्लॉज 1 आर टू बी इंटरप्रेटेड ईजस देम जेनरिस. ईजस देम जेनरिस का मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड. ये आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर मैक्सिम पढ़ते हैं, ठीक है। The kind of forced labor contemplated by the article has to be something in the nature of either traffic in human beings or begar. The Honorable Supreme Court has given an expansive significance to the term forced labor used in Article 23 Clause 1 in a series of cases beginning with the Asiad case in 1982. Asiad case बहुत ही पॉपुलर केस है इस केस आर्टिकल के रिगार्डिंग, और उस केस का नाम पूरा है People's Union for Democratic Rights versus Union of India, AIR 1982 SC 1473. इस केस में क्या हेल्ड हुआ? The court has insisted that Article 23 is intended to abolish every form of forced labor, even if it has origin in a contract. Article 23 strikes at forced labor in whatever form it may manifest itself, because it is violative of human dignity and is contrary to the basic human values. यही बात करी जा रही है कि जो भी फोर्स्ड लेबर है किसी भी फॉर्म के अंदर, वो वायलेटिव है ह्यूमन डिग्निटी का और बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को अफेक्ट करता है. इट वाज आर्ग्यूड इन एशियाड केस दैट आर्टिकल 23 शुड बी इंटरप्रेटेड as prohibiting not every form of forced labor but also such form thereof as was similar to begar, meaning labor or service which a person is forced to render without receiving any remuneration at all. The Honorable Supreme Court rejected this narrow view of Article 23. Bhagwati Justice said that while countering such a view, it is difficult to imagine that the constitution makers should have intended to strike only at certain forms of forced labor, leaving it open to the socially or economically powerful sections of the community to exploit the poor and weaker sections by resorting to other forms of forced labor. I hope this is clear to you. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यही बोल रहे हैं, जिसमें भगवती जस्टिस का व्यू हमने मेंशन किया है कि भाई बिना किसी रेम्यूनरेशन के आप काम कर रहे हैं तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेगार और फोर्स्ड लेबर, ठीक है. Not only this, even payment of wages less than the minimum wages would be regarded as forced labor. Giving a very expansive interpretation to Article 23, Bhagwati Justice said in the Asiad case, the word force must therefore be construed to include not only physical or legal force,
but also force arising from the compulsion of economic circumstances which leaves no choice of alternatives to a person in want and compels him to provide labor or service even though the remuneration received for it is less than the minimum wages. भगवती जस्टिस ने इसमें ये भी बोला है कि फोर्स्ड लेबर में वो चीज़ भी आ गई कि आप ना तो फिजिकल और लीगल फोर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांस से भी जो फोर्स अराइज होती है कि एक पर्सन बहुत ही कंपेल्ड है वो काम करने के लिए, क्योंकि उसके पास लाइवलीहुड अर्न करने का साधन नहीं है, तो भी वो ये सब काम करेगा, ठीक है। और उस काम को करते हुए अगर उसको पेमेंट ऑफ वेजेस मिल तो रहा है लेकिन लेस देन द मिनिमम वेजेस है, देन इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स्ड लेबर. I hope this is clear to you. In the words of Bhagwati Justice, where a person is suffering from hunger or starvation when he has no resources at all to fight disease or to feed his wife and children or even to hide their nakedness, where utter grinding poverty has broken his back and reduced him to a state of helplessness and despair, and where no other employment is available to alleviate the rigor of his poverty, he would have no choice but to accept any work that comes his way, even if the remuneration offered to him is less than the minimum wage. He would be in a position to bargain with the employer. He would have to accept whatever is offered to him, and in doing so he would be acting not as a free agent with a choice between alternatives, but under the compulsion of economic circumstances, and the labor or service provided by him would be clearly forced labor. ये पैराग्राफ से इतनी सी बात कह रहा है कि भाई अगर कोई पर्सन है वो हंगर, स्टारवेशन, किसी डिजीज और बहुत ही पॉवर्टी से अफेक्टेड है, जहाँ पे उसकी स्टेट हेल्पलेसनेस और डेस्पेयर तक है, तो वो डेफिनेटली मतलब काम करेगा, उस फोर्स्ड लेबर को एक्सेप्ट करेगा जहाँ पे उसको रेम्यूनरेशन बहुत कम मिल रहा हो देन दी मिनिमम वेज, ठीक है। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स्ड लेबर, ही इज हैविंग नो अदर चॉइस, ठीक है। ये भगवती जस्टिस का व्यू था. द कोर्ट हैज देयरफॉर डिक्लेयर्ड इन एशियाड, we are therefore of the view that where a person provides labor or service to another for remuneration which is less than the minimum wages, the labor or service provided by him clearly falls within the scope and ambit of the words forced labor under article 23. इन सारी कंडीशंस को फोर्स्ड लेबर के अंदर इनकलकेट किया है और इन्हें माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में भगवती जस्टिस एम्फेसाइज दैट आर्टिकल 23 is intended to eradicate the pernicious practice of forced labor and to wipe it out altogether from the national scene. The Honorable Supreme Court in Asiad has taken a very broad view of the term forced labor. It does not only mean when a person is forced to labor for less than the minimum wages, it also means labor which a person is forced to do even though he is being paid his remuneration. It is the element of force which makes labor as forced labor. एक एलिमेंट तो ये बोला गया कि भाई आपको जो पेमेंट मिल रहा है कोई भी काम करने के लिए वो लेस देन दी मिनिमम वेजेस है, प्लस अगर आपको फोर्सली उस काम को करने के लिए बोला जाएगा इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। हार्ड लेबर बाय प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं अब हम। इन द मैटर ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स, Enhancement of Wages of Prisoners, AIR 1983, Kerala 261. The Kerala High Court declared that the prisoners are entitled to payment of reasonable wages for the work taken from them. The right not to be exploited in contravention of Article 23 Clause 1 is a right guaranteed to a citizen, and there is no reason why a prisoner should lose his right to receive wages for his labor. अब यहाँ पर ये बात उठी कि भाई जो प्रिजनर्स प्रिजन के अंदर काम करते हैं, जो लेबर वो कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें पेमेंट दिया जाए रीजनेबल वेजेस का, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स्ड लेबर। उन्हें जितना भी वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमने उससे रिगार्डिंग केस डील किया है, प्रिजन रिफॉर्म्स एनहांसमेंट ऑफ वेजेस ऑफ प्रिजनर्स का, ठीक है। The court has ruled that a prisoner sentenced to rigorous imprisonment can be made to do hard labor, but even then he should be paid equitable wages for his work. No prisoner can be made to do labor free of wages. मतलब जो आपका रिग्रेस, जैसे हम आईपीसी पढ़ते हैं सेक्शन 53 जिसमें पनिशमेंट्स बताए गए हैं,
उसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को हमने डिवाइड किया है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया है कि भाई आप जो भी हार्ड लेबर प्रिजनर्स से करवाएंगे उसके लिए उन्हें इक्विटेबल वेजेस दिए जाएं और किसी भी प्रिजनर से बिना वेजेस के काम नहीं करवाया जाए। इन नेक्स्ट स्लाइड, it is not only a legal right of a workman to have wages for the work, it is a social imperative and an ethical compulsion. Extracting somebody's work without giving him anything in return is only reminiscent of the period of slavery and the system of begar. Accordingly, the court has directed each state government to appoint a wage fixing body to determine the quantum of equitable wages payable to the prisoners. Pursuant to this direction, some states set up committees which revised wages payable to prisoners. Such revision has also been tested by courts against the principles underlying Article 23 as enunciated by the Supreme Court. जब वेजेस की बात हो ही रही थी तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि वो एक वेज फिक्सिंग बॉडी अपॉइंट करेगी जो कि डिटरमाइन करेगी प्रिजनर्स को एक इक्विटेबल वेजेस दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्डेड लेबर का। अ सीरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया हैज बीन दैट ऑफ बॉन्डेड लेबर. Under the bonded system, one person is bonded to provide labor to another for years and years until a debt is supposed to be wiped out. The bonded system is designed to enable a few socially and economically powerful persons to exploit the weaker sections of the people. The system is a relic of the feudal hierarchical society. The Honorable Supreme Court has ruled that bonded labor is unconstitutional under Article 23 as it can be regarded as a form of forced labor. अनकॉन्स्टिट्यूशनल से आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड से क्या समझते हैं. प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी. दिस इज एन होमवर्क फॉर यू. In the next slide, to give effect to Article 23, Parliament has enacted the Bonded Labour System Abolition Act 1976. This act strikes at the system of bonded labour. In spite of the constitutional and legal provisions abolishing bonded labour, the implementation of the law has been very tardy at the administrative level, as all kinds of vested interest make themselves felt in this area. There are many difficult problems involved in eradicating such labor. Example, problem of identifying bonded labor, problem of rehabilitation after release from the bondage, etc. So, पार्लियामेंट ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 इनैक्ट किया और इससे हमने बॉन्डेड लेबर को ख़त्म किया है, ठीक है. और प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन और इन जैसे और आइडेंटिफाइंग बॉन्डेड लेबर, इन सारे वेस्टेड इंटरेस्ट को हमने इस एक्ट के थ्रू इरेडिकेट किया है. अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया इज दैट इवन व्हेन बेनिफिसेंट लॉज आर लॉज बाय द लेजिस्लेचर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, there remains administrative resistance and inertia in implementing such laws. The courts have, however, shown a welcome tendency to monitor implementation of such laws, prod the administration to effectively implement such laws and supervise the implementation process. इंडिया में अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे ये डिफिकल्टी है कि भाई जो लॉज हम बना रहे हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है. लेजिस्लेचर तो लॉ बना देती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे उसको ये देखा जाए कि वो जो लॉ है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो, ठीक है. एक और केस हम डील कर लेते हैं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1984 SC 802. दिस केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके थोड़े फैक्ट्स देखेंगे हम. द फैक्चुअल सेटिंग इन विच द बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस अरोज वॉज एज फॉलोज. A large number of laborers were working in stone quarries in the state of Haryana under inhuman and pathetic conditions. No medical aid was provided to them, no safety rules were observed, and they lived in sketchy torn huts without roofs. The state authorities were not properly enforcing the relevant laws. The Honorable Supreme Court ordered release of these persons from bondage. The court also emphasized upon the importance of rehabilitation of the released bonded laborers, otherwise their condition would be much worse than before.
In the instant case, the court directed the state government to draw up a scheme or program for a better and more meaningful rehabilitation of the freed laborers. The court also took cognizance of certain complaints of the workmen at stone quarries. Example, non-provision of pure drinking water, non-provision of conservancy facilities, absence of medical facilities, etc. The court gave the due directions to remove these complaints and provide necessary facilities to the workmen. ठीक है, कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि भाई जो भी बॉन्डेड लेबरर्स और जो भी लेबरर्स वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर कंजर्वेंसी फैसिलिटीज दी जाए, उन्हें मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए और उन्हें प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्टिट्यूट्स की. इसमें जो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स वर्ड यूज हुआ है उसके रिगार्डिंग हम प्रोस्टिट्यूट्स का प्रोविजन ले रहे हैं और आईपीसी में भी इसके रिगार्डिंग आपका प्रोविजन है. ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन से, जिसमें सेक्शन 366A है, 366B है, 372, 373 है, तो वहां पर भी आप उसको लिंक कर सकते हैं. ठीक है, द एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स यूज्ड इन आर्टिकल 23 क्लॉज 1 कॉमनली नोन एज स्लेवरी implies the buying and selling of human beings as if they are chattels, such a practice is abolished by Article 23 Clause 1. But the expression is a very wide one and includes the prohibition of traffic in women for immoral purposes. Parliament has enacted the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act 1956, (SITA), with the object of inhibiting or abolishing the immoral traffic in women and girls. पार्लियामेंट ने ये एक्ट इनेक्ट किया जिससे आप जो इमोरल ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड गर्ल्स हैं उसको अबॉलिश किया जा सके. द एक्ट इज नाउ नोन एज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. द एक्ट एम्स एट सप्रेसिंग द इविल्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन विमेन एंड गर्ल्स and achieving a public purpose visualized to rescue the fallen women and girls, to stamp out the evils of prostitution, and also to provide an opportunity to these fallen victims so that they could become decent members of the society. ठीक है, now we are dealing with clause 2. clause 2 में ये बोल रहा है that nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory services for public services and imposing such services. The state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them. इस क्लॉज में बोला गया है कि अगर स्टेट कोई कंपलसरी सर्विस लगाती है फॉर पब्लिक पर्पसेस और उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो बॉन्डेड लेबर करती है या फिर लेबरर्स को अपॉइंट करती है तो स्टेट को इन कामों को करने के लिए रोका नहीं जाएगा. ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट दी स्टेट. स्टेट को रोक नहीं सकते अगर स्टेट कंपलसरी सर्विसेज लगा रही है फॉर पब्लिक पर्पसेस. ठीक है, और उस सर्विस को इम्पोज करने के टाइम पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. कौन कौन से ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम. ये जो आपको RRCC जो आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से आपका प्रीलिम्स के लिए और कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, जैसे आप APO का एग्जाम दे रहे हैं, JLO का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से आपके ग्राउंड्स ये पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में. तो डू रिमेम्बर दिस. ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लग गया होगा तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें.